जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए सी सेट के एक इंपॉर्टेंट बिंदु का डिस्कशन करेंगे। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने शब्द भेद के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जहां पर शब्दों के भेद हम लोगों ने कुछ पढ़े थे, जैसे सार्थक और निरर्थक। ये पीछे वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है। बनावट के आधार पर शब्दों के भेद की बात करेंगे तो बनावट के आधार पर 3 तरीके के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये भी हम लोगों ने पीछे के वीडियो में सीख रखा है। इसके अतिरिक्त उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये भी हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। इसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते समय अगर आप कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर से इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों, ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द इंस्टॉल कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन और कोर्स को ज्वाइन करना ना भूलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर दिए अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजना। देखिए, वाचक को अभिधा भी कहते हैं। यहां पर दिया शब्द की जिस शक्ति द्वारा शब्द के साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध होता है, देखिए यहां पर दिया मुख्यार्थी का बोध होता है, उसे वाचक या अभिधा कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ सरलता से समझ में आ जाता है उन्हें वाचक कहते हैं। जैसे देखिए, आपको बस इतना याद रखना है, वाचक का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा शब्द जिनका अर्थ आसानी से समझ में आ जाए। जैसे देखिए, घर, नगर, सड़क, फल, स्कूल। आपने जो शब्द बोला उस शब्द का शुद्ध अर्थ आपको पता चला। लाक्षणिक क्या होता है, वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ न लेकर प्रयोजनवश दूसरा अर्थ लिया जाता है उन्हें लाक्षणिक या लक्षणा शब्द कहते हैं। देखिए, यहाँ पर इसे श्लोक के अर्थ से रूप में प्रस्तुत किया गया और नीचे इसका अर्थ दिया गया। तो मैं डायरेक्ट आपको इसको समझा रहा हूं। देखिए, कोई भी ऐसा शब्द, जैसे मान के चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा, देखो यहाँ पे देखिए लिखा भी है, जैसे किसी मूर्ख को जब हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम बिल्कुल गधे हो। देखो यहाँ पे आपने क्या कहा, आपने कहा कि तुम बिल्कुल गधे हो। आपने सेंटेंस लिखा, तुम बिल्कुल गधे हो, आपने उसे गधा कहा। गधा का मतलब क्या हो गया, गधा का मतलब आप यहाँ पर उसे जानवर थोड़े ना कहना चाहते हैं, आप उसे मूर्ख कहना चाहते हैं। मान लीजिए आपने एक शब्द बोला, मैं इस काम में तुम्हारा बाप हूं, आपने ऐसा सेंटेंस लिखा। ये थोड़ा सा मतलब हिंदी का वाक्य, मैं इस काम में तुम्हारा बाप हूं। देखो, बाप कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि उसका फादर है, ये उससे एक्सपर्ट है। बाप का मतलब यहाँ पे एक्सपर्ट लिया जा रहा है, मतलब आपसे ज्यादा अच्छा जानता है। तो इन चीजों को क्या कहेंगे, लाक्षणिक। अब तीसरा यहाँ पर दिया व्यंजना। व्यंजना या व्यंजक है ना, इसे क्या कहते हैं, वे शब्द होते हैं जिनका न वाच्यार्थ लिया जाता है और न ही लक्षार्थ, है ना। मतलब ना तो आपने जो पीछे पढ़ा है ना तो सीधा सीधा अर्थ लेंगे और न ही उसका मतलब तर्क निकालेंगे। ये दोनों से उनका अर्थ भिन्न होता है। जैसे कोई चोर एक रात में अपने साथी से कहता है कितनी अंधेरी रात है। देखो, अब ये क्या कहता है, कितनी अंधेरी रात है ना। तो आप यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे उसके कहने का तात्पर्य क्या है कि रात अंधेरी है, मतलब वो कहना चाहता है ना कि आप ये चोरी करने का बेहतर अवसर है। देखिए, सच में आप ऐसे देखिए, आपने पीछे एक फॉग का एडवर्टीजमेंट देखा होगा, है ना। वहाँ पे ऐसा पूछा जाता है क्या चल रहा है, उसमें मतलब एक राजू भाई होते हैं, है ना, वो पैसा काउंट कर रहा होता है। एक कस्टमर उसके दुकान पर आता है, वो पूछता है कि राजू भाई क्या चल रहा है ना। तो देखिए, वो सच में क्या चल रहा है, वो
कहने का मतलब क्या था उसका, वो उसके पैसे की ओर इशारा कर रहा था। तो कह कुछ और रहा है, इशारा किसी और है, तो ये व्यंजना होता है, इसे भी याद रखिएगा। आगे यहाँ पर दिया रूपांतरण के आधार पर शब्दों के भेद। तो रूपांतरण के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है, लिंग वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूपों में विकार या यहाँ पर विकार होगा, विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। चार शब्द विकारी होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों विकारी होते हैं क्योंकि लिंग वचन और कारक बदलने पर इनका रूप बदल जाएगा। अविकारी शब्द का मतलब होता है कि लिंग वचन और कारक में परिवर्तन कर दीजिए, इसमें कोई परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलेगा, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, वह देखिए वह सदैव सदैव पढ़ता रहता है। आपने लिखा वह सदैव पढ़ता रहता है, देखिए आपने ये लिखा, फिर आगे आपने लिखा वे सदैव पढ़ते रहते हैं। देखिए आपने दूसरा एग्जांपल लिखा। तीसरा देखो आपने लिखा वह सदैव पढ़ती रहती है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपने क्या लिखा, जब वह लिखा है ना, तो यहाँ पर देखो सदैव, आप देख सदैव पढ़ता रहता है, आपने वह के हिसाब से लिखा पढ़ता रहता है, क्योंकि यह वह क्या है, एक नर है ना। आपने लिखा वे, ये प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो देखिए यहाँ पर पढ़ते रहते हैं, इसमें परिवर्तन हो गया। वह जब आपने स्त्रीलिंग लिखा तो यहाँ पर पढ़ती रहती है, लेकिन इनमें एक शब्द देखिए, जो सदैव आपने लिखे, सदैव तीनों में सेम है, तो ये क्या है, ये अविकारी है। और यहाँ पर ये देखिए, ये सब क्या है, ये देखिए संज्ञा है ना, इधर आप देखिए ये क्रिया है, ये सब क्या है, ये सब संज्ञा मैं इसको बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, सर्वनाम है, मतलब सब कर्ता के स्थान पर प्रयोग किया गया है ना। तो यहाँ पर नाम होता तो भाई वो संज्ञा हो जाता है ना, संज्ञा सर्वनाम एक ही जगह प्रयोग होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये संज्ञा सर्वनाम हो गया, ये क्रिया हो गया, बाकी कुछ विशेषण रहेगा वो भी हो जाएगा, है ना। तो सदैव यहाँ पर क्या है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब और आगे बढ़ते, तो विकारी अविकारी आपको अच्छे समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब जितनी चीजें आपने पढ़ा है ना शब्द भेद, उसे एक दृष्टि में यहाँ पर रखा गया है ना। देखिए सार्थकता के आधार पर यौगिक या योग रूढ़, है ना। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अर्थ के आधार पर वाचक, लाक्षणिक और व्यंजना। विकार के आधार पर विकारी अगर बात करेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, और अविकारी की बात करेंगे क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो ये जो शब्दों का वर्गीकरण है, हमने इसे एक यहाँ पे चार्ट में पूरा समझ लिया किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया। अब आगे दिया वाक्य विश्लेषण। देखिए वाक्य विश्लेषण मतलब अब हम शब्द के बाद वाक्यों पर चलेंगे और वाक्यों को समझना सीखेंगे। तो वाक्य देखिए दो तरीके के यहाँ पे दिए, साधारण, तीन तरीके का, साधारण हो सकता है, संयुक्त हो सकता है और मिश्रित हो सकता है। तो तीन तरीके का वाक्य होता है, एक एक चीजों को ध्यान से समझते हैं। पहला है वह विश्वविद्यालय के छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया। आगे लिखा है मैं यहाँ आया और घायल हो गया, मैं बहुत ग्लानि महसूस कर रहा हूँ, चाहा कि उसे सब कुछ बता दूं और खुद को पुलिस के हवाले कर दूं। ज्यों ही रात हुई मैंने कहा कि अब भोजन करना चाहिए। जब रात हुई तब डाकुओं ने डाका डालने की योजना तैयार कर ली। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे गए। अब ये सेंटेंस तीन ही प्रकार के होंगे, या तो साधारण, या तो संयुक्त, या तो मिश्रित। अब एक एक करके हम लोग चीजों को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साधारण वाक्य। देखिए साधारण वाक्य को इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस कहते हैं। हम देखते हैं कि प्रथम वाक्य केवल एक उद्देश्य और एक विधेय रखता है। उद्देश्य वह और विधेय क्या है, विश्वविद्यालय के छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया। देखिए वाक्य के दो रूप होते हैं, दो भाग होते हैं, एक होता है विधेय और दूसरा होता है उद्देश्य, है ना, या उद्देश्य और विधेय, है ना। ऐसे वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य वह वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक उद्देश्य किंतु केवल एक विधेय। देखो जिसमें उद्देश्य एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन विधेय सिर्फ कितना होगा, एक होगा, उसे साधारण वाक्य कहेंगे। या फिर देखो इसमें लिखा गया कि साधारण वाक्य वह वाक्य जिसमें एक प्रधान क्रिया हो। द्वितीय वाक्य के दो भाग है, मैं यहाँ आया और घायल हो गया। देखिए यहाँ पर दो क्रिया है, एक यहाँ आना और एक दूसरा घायल होना। तो ये दोनों भाग संयोजक अव्यय और से जोड़े गए। प्रत्येक भाग में अपना एक विशेष उद्देश्य और विधेय है। देखिए उद्देश्य और विधेय अलग अलग है, अतः प्रत्येक भाग एक वाक्य है और एक बड़े वाक्य का भाग है, अर्थात प्रत्येक भाग एक उपवाक्य है। फिर हम देखते हैं कि प्रत्येक भाग स्वयं अपना पूरा अर्थ प्रकट करता है और वाक्य में पूर्ण वाक्य की भांति भक्ति शक्ति रखता है तथा एक दूसरे पर निर्भर नहीं। प्रत्येक के अर्थ स्वतंत्र है। ऐसे उपवाक्यों को स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा अगली क्लास में करेंगे, एक एक बिंदु को समझेंगे। साधारण वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होता है, मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, इनको पहचानेंगे कैसे, इसमें क्या विशेष टर्म है जिसे हमें याद रखना चाहिए जहां से पेपर में क्वेश्चन बनेगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो थोड़ी सी छोटी है, हाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि शब्द के बारे में जितना आपको पढ़ाया गया आप इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा ताकि कल की क्लास आपको बेहतर समझ में आए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।